एक्ट ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर ए रॉन्ग और इंजरी। जब कुछ गलत हो जाता है या किसी को इंजरी हो जाती है तो उसकी भरपाई करने के लिए, उसे अमेंड करने के लिए जो एक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? जनरली आपके दिमाग में आ सकता है, जो हम पढ़ते हैं कई बार, रिहेबिलिटेशन होता है तो उस जगह पे कंपनसेशन दिया जाता है। प्रॉपर्टी के केस में कंपनसेशन दिया जाता है, तो ये आप वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, कॉम्पनसेशन या रेस्टिट्यूशन। But there is one more word which could replace this expression, and that is reparation. Reparation is the most appropriate among these three: compensation, restitution, and reparation. So, reparation is the act of making amends for a wrong or injury. The country paid reparation for the damage caused during the war. Next is a spontaneous and unexpected change in behavior or mood. Spontaneous और अनएक्सपेक्टेड चेंज इन बिहेवियर और मूड, तो इसे जनरली हम कहते हैं विम्स एंड फैंसीज। विम्स कह सकते हैं, इम्पल्स भी कह सकते हैं, या इसे कैप्रीज भी कह सकते हैं। कैप्रीज इज अ स्पॉन्टेनियस एंड अनएक्सपेक्टेड चेंज इन बिहेवियर और मूड। हिज कैप्रीज लेड हिम टू मेक सडन अनप्रिडिक्टेबल डिसीजंस। देन वी हैव टेंडेंसी टू बिलीव टू रेडिली और इजिली। जो बहुत जल्दी विश्वास करने योग्य हो या विश्वास कर लेता है, द टेंडेंसी टू बिलीव टू रेडिली और इजिली। तो इसके लिए जो बहुत ही कॉमन वर्ड हमारे दिमाग में आता है वो है ट्रस्ट या गलेबिलिटी, जिसे आप बहुत जल्दी बेवकूफ बना सकते हो। बट ये दोनों वर्ड एग्जैक्टली इसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए जो वर्ड है वो है क्रेडुलिटी। क्रेडुलिटी, तो ये वर्ड आपको यहां यूज करना है। क्रेडुलिटी इज द टेंडेंसी टू बिलीव too early or easily. Her credulity made her an easy target for scams. Then we have a false show of bravery or boldness. False show of bravery or boldness. तो इसके लिए जो करेक्ट वर्ड है वो है bravado. Bravado. His bravado was meant to impress but quickly faded when things got tough. Then we have the official purpose of counting a population. द ऑफिशियल पर्पस और ऑफिशियल एक्ट ऑफ काउंटिंग ए पॉपुलेशन क्या हो सकता है? आप जानते हैं अच्छी तरह से, इसे कहते हैं सेंसस, जो हमारे देश में हर 10 साल के बाद की जाती है। सेंसस, द गवर्नमेंट कंडक्टेड ए सेंसस टू गेट एक्यूरेट डेटा ऑन द पॉपुलेशन। देन अ लॉस ऑफ रेपुटेशन और रेस्पेक्ट ड्यू टू डिसऑनरेबल एक्शंस। लॉस ऑफ रेपुटेशन और रेस्पेक्ट ड्यू टू डिसऑनरेबल एक्शंस। डिसऑनर इसे कह सकते हैं, डिसऑनर, डिसऑनर। बट इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है जो इसकी जगह यूज किया जा सकता है, वो है डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस इज अ लॉस ऑफ रेपुटेशन और रेस्पेक्ट ड्यू टू dishonorable actions. The scandal brought disgrace upon the entire family. Then we have an agreement where both parties gain some advantage. An agreement where both parties gain some advantage. हमने बात की थी ADR मैकेनिज्म की, जिसमें जो ऐसा पर्सन जो डिस्प्यूट को कॉम्प्रोमाइज करवाता है, सेटल करवाता है, उसे क्या कहते हैं? 3 नाम मैंने बताए थे आपको, आर्बिट्रेटर, मीडिएटर और नेगोशिएटर। तो जब वो फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट का नाम क्या है? उसे कह सकते हैं सेटलमेंट या कंसेशन, या एक वर्ड जो आप जनरली सुनते हैं वो इसके लिए एकदम अप्रोप्रिएट है, कॉम्प्रोमाइज। दे रीच्ड ए कॉम्प्रोमाइज दैट सेटिस्फाइड बोथ साइड ऑफ आर्गुमेंट। Then we have something that happens by chance in a happy or beneficial way. Something that happens by chance in a happy or beneficial way. By chance से ये जो वर्ड है by chance, इसके लिए हम यूज करते हैं कई बार लक या फॉर्चून। बट इस एक्सप्रेशन के लिए जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है
Serendipity. Serendipity. Finding that rare book in the library was pure serendipity. Serendipity is the right word to replace this expression, which is something that happens by chance in a happy or beneficial way. Then we have an exact copy, especially for written or printed materials. An exact copy, especially of written or printed materials. अगेन इसके लिए दो तीन वर्ड आपको बताऊंगा मैं, कोई भी इसके लिए यूज कर सकते हो. इसके लिए जनरली आप सुनते हैं रेप्लिका, रेप्लिका, और दूसरा डुप्लीकेट. बट एक और बेटर वर्ड है, वो है फैक्सिमिल. फैक्सिमिली. Facsimile. Facsimile is the exact copy, especially of a written or printed material. He sent a facsimile of the signed contract to the office. Facsimile of signed contract to the office. So this is the correct word which would replace this expression. Then we have the intentional destruction of cultural, religious or artistic heritage. Intentional destruction. इसे क्या कहेंगे? अब डिस्ट्रक्शन तो इसके अंदर खुद आ ही गया, इसे डिस्ट्रक्शन कह भी सकते हैं. और एक जो तोड़फाड़ जो होती है, तोड़फोड़, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं वेंडलिज्म, या इसके लिए सेबोटेज भी कर सकते हैं आप यूज. बट इसके लिए जो करेक्ट वर्ड है वो है आइकोनोक्लोज्म. 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 द म्यूजियम suffered immense loss due to the wave of iconoclasm that swept the region. So this is the correct word. The process of gradual or unconscious assimilation into a culture. ग्रेजुअल और अनकॉन्शियस एसिमिलेशन इनटू ए कल्चर. धीरे धीरे दूसरे कल्चर में ढल जाने को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन, जो इसके अंदर है ऑलरेडी, या इंटीग्रेशन आप यूज कर सकते हैं. और इसके लिए जो बेटर वर्ड है अकल्चरेशन. अकल्चरेशन. अकल्चरेशन इज द वर्ड और द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल अनकॉन्शियस एसिमिलेशन इनटू अ कल्चर. इंडिया के कल्चर में बाहर से जो लोग आए उनका अकल्चरेशन हो गया, वो इस कल्चर में धीरे धीरे एसिमिलेट हो गए, मिल गए. द acculturation of immigrants into society can be a slow and challenging process. An expression or idea that has become dull through overuse. एक ऐसा आइडिया जिसे बहुत ज्यादा यूज कर लिया, अब वो डल हो गया है. कोई ऐसी कहावत जो इतनी बार सुन ली है, इतने सालों से चली आ रही है, जिसका अब कोई सेंस निकल के नहीं आता है, उसे उसके लिए आप यूज कर सकते हैं ट्रिवल, ट्रिविलिटी या प्लेटिट्यूड. बट इसके लिए जो बेस्ट वर्ड है वो है क्लिशे. क्लिशे. टाइम हील्स ऑल वाउंड्स. समय सारे घावों को भर देता है. इज ए क्लिशे ऑफन यूज टू कंफर्ट पीपल. लोगों को सांत्वना देने के लिए यूज किया जाता है, बट इट हैज बिकम डल थ्रू ओवर यूज. देन ए पर्सन्स रिटन डिक्लेरेशन ऑफ देयर विशेस रिगार्डिंग प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ. डेथ के बाद में प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, इसके लिए एक रिटन डिक्लेरेशन ऑफ देयर विशेस. वो चाहते हैं कि बेटों में बट जाए या किसी ट्रस्ट को मिल जाए उनकी प्रॉपर्टी. तो उस डॉक्यूमेंट को क्या क्या कहते हैं, वो पर्सन जो लिखता है उसको डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं शायद इसके बारे में. और बहुत बार ऐसा होगा कि वर्ड देखने के बाद आपको पता लगेगा कि ये तो मुझे पता था. बट यहाँ पे चैलेंज ये है कि आपको पहले ही पता होना चाहिए. दो तीन वर्ड जो अगर आपके दिमाग में आते हैं तो आपको चूज करना होगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है. तो इसके लिए क्या वर्ड होना चाहिए? इसके लिए विल. इसके लिए will. He left a will specifying how his estate should be divided among his children. Then a legal instrument authorizing a person to act on another behalf. मान लीजिए यहाँ पे इंडिया में आपकी प्रॉपर्टी है किसी पर्टिकुलर स्टेट में और आप कहीं और रहते हैं, तो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लिया जाए तो उसके लिए आप किसी और पर्सन को ऑथराइज कर देंगे. तो उस डॉक्यूमेंट को, उस लीगल इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? ये भी आपने बहुत बार सुना होगा. इसे कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी. पावर ऑफ अटॉर्नी. शी ग्रांटेड हर लॉयर power of attorney to manage her financial affairs while she was abroad. The feeling of great happiness and triumph. The feeling of great happiness and triumph. joy इसे कह सकते हैं, एक्सिलरेशन इसे कह सकते हैं, एक्सहिलरेशन, या इसके लिए एक बेस्ट वर्ड है इलेशन. इलेशन
is the word which could replace this expression. Feeling of great happiness and triumph. The team's victory in the final match filled the entire stadium with elation. Elation. Then the process of evaluating or estimating the nature or value of something. एक ऐसा प्रोसेस जिससे किसी पर्टिकुलर वस्तु की, ऑब्जेक्ट की, इंस्टीट्यूशन की नेचर, उसकी वैल्यू का पता लगाया जाता हो, उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेल्युएशन भी कह सकते हैं, बट ये आपके क्वेश्चन में है। अप्रेजल वर्ड सही नहीं रहेगा यहाँ पे। इसके लिए जो बेस्ट वर्ड है, और देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इसे कहते हैं असेसमेंट। द टीचर गेव अ डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो वो आपका असेसमेंट होता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो गई। तो प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग, एस्टिमेटिंग नेचर और वैल्यू ऑफ समथिंग इज असेसमेंट। देन वी हैव ए ब्रीफ समरी ऑफ पर्सन एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, वो एक लेटर में लिखा रहता है, उसे आप क्या कहते हैं? वेरी इजी, इसे आप सीवी कह सकते हैं या इसे बायो कह सकते हैं। सीवी की फुल फॉर्म है कैरिकुलम विटाए, और ये दूसरा है बायो जो आप इंस्टाग्राम में लिखते हैं। इसके अलावा जो बहुत ही कॉमन वर्ड है जो आप लिख सकते हैं वो है रिज्यूमे। मेक योर रिज्यूमे हाईलाइट्स all your relevant work experience and skills. Then we have a person legally entitled to inherit property after someone deaths. किसी के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी, उस पर्सन को क्या कहते हैं? सक्सेसर कह सकते हैं, बेनिफिशियरी भी कह सकते हैं, बट द करेक्ट इंग्लिश वर्ड फॉर दिस एक्सप्रेशन इज एयर। एयर, HEIR, air. The heir to the fortune was determined by the terms outlined in the will. तो will हमने पहले पढ़ा था, क्या है? A document which prescribe before death by a person his wishes for the allocation of his property to a particular person or institution or trust. Then a place where historical records are stored. ऐसी जगह जहां पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, इस जगह को कहते हैं आर्काइव। Archive. The archive contains rare documents dating back to 18th century. Archive. Then a tendency to favor one's own group of community. अपने ही ग्रुप को, अपने ही कम्युनिटी को, अपने रिलीजन को, अपनी सोसाइटी को फेवर करने वाला, इसे मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ऐसे कह सकते हैं कि वो बायस्ड है, न्यूट्रल नहीं होके फेवर करना। तो ऐसे केस में इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए, शावनिज्म। शावनिज्म is the process. Shaivism is an ideology through which you favor one's own group, your own group or community, irrationally. His Shaivism prevented him from understanding the perspective of other cultures. Shaivism. Then an unintentional error in speech or writing. Unintentional. कोई गलती हो जाए आपसे तो उसे क्या कहेंगे आप? मिस्टेक कहेंगे। मिस्टेक, अनइंटेंशनल। और इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है सोलेसिज्म। Solecism is an accidental mistake. Her accidental solecism in the speech caused a slight embarrassment. Then we have a system of secret writing or coding. Secret writing, इसे आप कोड भी कह सकते हैं, बट यहाँ ये लिखा है। और आप इसे एनक्रिप्शन भी कह सकते हैं, जो आप व्हाट्सएप और इन पे मैसेजिंग करते हैं वो क्या होते हैं? एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्शन भी कह सकते हैं, और इसे आप साइफर भी कह सकते हैं। साइफर, the spy sent the message in a cipher to keep it secret. Then we have the exclusive possession or control of the supply of a product. Exclusive possession or control of a supply of a product. इसे आप क्या कहेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इंडिया में ट्रेड करने की क्या थी? कंट्रोल। तो कंट्रोल यहाँ लिखा हुआ है, या इसे डोमिनेशन कह सकते हैं। और जो बेस्ट वर्ड इसके लिए होगा वो एम से स्टार्ट होता है, बताओ मुझे क्या होगा? मोनोपोली। Monopoly. The company held a monopoly on tech market for several decades. Then the next important expression is the written statement confirmed by oath for use and evidence. Written statement. ये हमने पहले भी पढ़ा था, ऐसा written statement जिसमें आप oath देते हैं तो उसे कहते हैं affidavit.
कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। ए टेम्पररी बैन और प्रोहिबिशन, टेम्पररी बैन और प्रोहिबिशन, इसके लिए आप पॉज वर्ड तो यूज नहीं कर सकते, सस्पेंशन कर सकते हैं, सस्पेंशन। और भी बेटर वर्ड है मोरेटोरियम, मोरेटोरियम। द गवर्नमेंट imposed a moratorium on the construction of new building in the area। टेम्परेरी बैन अगर किसी चीज पे लगा दिया जाए उसे कहते हैं मोरेटोरियम। देन द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग ए लॉ और एग्रीमेंट, अगर कोई लॉ है उसको वायलेट कर दिया जाए तो इसके लिए आप वायलेशन यूज कर सकते हैं, वायलेशन, या इनफ्रैक्शन। और तीसरा वर्ड भी आपने बहुत बार सुना है, इसे कहते हैं ब्रीच, ब्रीच ऑफ लॉ। He was sued for the breach of contract after failing to meet the terms. Then we have a concluding section that rounds off a musical or literary work. Concluding section which that rounds off a musical or literary work, जो एंड में कंक्लूड करते हैं किसी भी लिटरेरी वर्क को या म्यूजिकल वर्क को, उसे आप क्या कहते हैं? कंक्लूजन कह सकते हैं, बट यहाँ पे लिखा है फिनाले भी कह सकते हैं, आपने देखा होगा कई बार। बट इसके लिए जो प्रॉपर वर्ड है वो है कोडा, coda। The symphony's coda brought a dramatic end to the performance. So the next one is the civil test or trial that reveals a person's true character। असलियत सामने ले आना, इसलिए इसके लिए दो वर्ड हो सकते हैं जो आपके क्वेश्चन में ही, टेस्ट हो सकता है, ट्रायल हो सकता है, बट आपको ये यूज नहीं करने हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? क्रूसिबल। क्रूसिबल इज a civil test or trial that reveals a person's true character। The war was crucible that forged their bond as a nation। Then a detailed or systematic investigation or inquiry। Detailed and systematic investigation or inquiry। Again investigation, inquiry, examination ये वर्ड हो सकते हैं, बट आपने एक वर्ड और सुना होगा बहुत बार, पी से स्टार्ट होता है, प्रोब। द साइंटिफिक या साइंटिस्ट बिगन a probe into the cause of unusual behavior। Then we have unpredictable event, especially one causing widespread damage। इसके लिए जो अर्थक्वेक है या लैंडस्लाइड है, क्लाउड बर्स्ट है, इनके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हो जब ऐसा होता है? अनप्रिडिक्टेबल इवेंट, स्पेशली वन कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज। इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं आप, डिजास्टर या कैलेमिटी, या एक और वर्ड यूज कर सकते हैं कैटास्ट्रोफ। Catastrophe, the earthquake was a catastrophe that affected thousands of families। Then we have a government where priests rule in the name of God। The government where priests rule in the name of God। Earlier we discussed about a similar expression which says a government run by religious leaders। So such a government is called as theocracy। THEOCRACY, theocracy। या clerical rule भी आप यूज कर सकते हैं, but this is the right word। Then we have a form of punishment without formal trial। A form of punishment without formal trial, कोई भी पनिशमेंट ट्रायल के बाद में दिया जाता है, पर ट्रायल से पहले ही सजा दे दी जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे लिंचिंग। लिंचिंग, mob lynching आपने सुना होगा। The lynching of innocent men was a tragic event in history। Then we have policy of separating groups based on race and ethnicity। पॉलिसी ऑफ सेपरेटिंग ग्रुप्स बेस्ड ऑन रेस एंड एथनिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ अफ्रीका में ये वर्ड कई सालों तक एक रिवोल्यूशन का मुद्दा बना रहा। इसे लॉज में देखा गया, इसे कह सकते हैं आप डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, या आप इसे कह सकते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन लॉज के बारे में आपने पढ़ा होगा, सेग्रीगेशन। और इसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है वो है अपार्थाइड। अपार्थाइड, APARTHEID। The end of apartheid in South Africa marked a significant shift in radical relations। Then we have a rule issued by legal authority with force of law। Rule issued by legal authority।
कोर्ट जब फैसला सुनाता है तो उस डॉक्यूमेंट को, उस रूल को क्या कहते हैं? उसे कह सकते हैं ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर या कोर्ट का डायरेक्टिव, बट द बेस्ट वर्ड इज डिक्री, डिक्री ऑफ द कोर्ट, द गवर्नमेंट or the judiciary issued a decree banning smoking in all public places. Then we have words spoken in jest that carry a hidden truth. Jest का मतलब होता है कुछ मजाक में कह देना, मजाक मजाक में आपने कुछ बोला और उसके अंदर एक बहुत गहरा सत्य छुपा हुआ था। तो ऐसी बात को क्या कहेंगे, ऐसे एक्ट को क्या कहेंगे? विटिसिज्म। विट वर्ड आपने सुना होगा, WIT, तो विटिसिज्म इज द करेक्ट वर्ड टू express this sentence. His witticism about the situation made everyone laugh, but it carried a deep truth. A person who opposed war or violence. A person who opposed war or violence. इसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं नॉन वायलेंट, बट द करेक्ट वर्ड इज पैसिफिस्ट। पैसिफाई जो करता है, शांति से रहो, पैसिफिस्ट। She was a committed pacifist who believed in resolving conflict peacefully. Then a figure of speech in which contrary terms appear together. दिन रात, या आप इसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट फंडेड एनजीओ, गवर्नमेंट फंडेड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह की जो वर्ड्स हैं उसके लिए क्या एक वर्ड आप यूज करोगे ऐसी स्पीच के लिए जिसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन हो? तो इसके लिए आप एक तो वर्ड यूज कर सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि दिया हुआ है। एक आप जानते हैं पैराडॉक्स या अनोमली, या जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन इज द वर्ड which is used for a figure of speech in which contradictory terms appears together. Deafening silence is an example of oxymoron. Deafening silence. A political system in which supreme power is held by the people directly through representatives. As you all know, it is democracy. It is democracy. या रिपब्लिक या पॉपुलर गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी अलाउज सिटीजन टू हैव वॉइस इन द गवर्नमेंट। अब हम कई सारी गवर्नमेंट्स के बारे में बात करेंगे, अलग अलग तरह की जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके बारे में। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन होल्ड एब्सोल्यूट पावर ऑफन विदाउट लीगल रेस्ट्रिक्शन। किसी एक के पास टोटल पावर होती है तो उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियन या ऑटोक्रेसी। देन ए गवर्नमेंट लेड बाय किंग, क्वीन, एम्परर विद हेरिडिटरी सक्सेशन। ऐसी गवर्नमेंट के लिए क्या कहेंगे? ऑब्वियसली इसके लिए मोनार्की इज द करेक्ट वर्ड। Then the form of government in which small privileged elite rules over the majority. स्मॉल एलीट जो नोबिलिटी होती है वो अगर रूल करे तो ऐसी गवर्नमेंट के लिए कहेंगे एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। देन वी हैव गवर्नमेंट इन विच पावर लाइज विद वेल्दी एंड मनीड क्लास। पैसे वाले लोग हैं उनके पास पावर होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसके लिए एक वर्ड होता है प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी। Then government in which religious leader or divine law from the highest authority. Religious leader, again ये तीसरी बार आ रहा है, theocracy. Situation where no government or law exists leading to disorder. जहां कोई गवर्नमेंट ही नहीं होती, lawlessness या chaos, तो ऐसी गवर्नमेंट के लिए वर्ड यूज करेंगे anarchy. There is an anarchy in Pakistan, anarchy in Bangladesh. After the revolution, the country descended into anarchy with no central authority. Then we have political system in which the state seeks total control over all aspect of public and private life. State का पूरा कंट्रोल हो जाए, तो अगेन एक पर्सन ने पूरा कंट्रोल कर लिया, इसे भी हम टोटलिटेरियनिज्म कहेंगे या ऑथोरिटेरियनिज्म कहेंगे या डिक्टेटरशिप कहेंगे। टोटलिटेरियनिज्म suppress any form of dissent and monitors all citizens activity. Totalitarianism. Then government controlled by military officers like Pakistan often established after a coup. तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? और म्यांमार में भी ऐसा हुआ तो वहां एक वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए, वो है मिलिट्री जनता। मिलिट्री जुंटा भी कहते हैं इसे, मिलिट्री जनता। मिलिट्री जनता टुक कंट्रोल ऑफ कंट्री फॉलोइंग ए कू। गवर्नमेंट कंट्रोल बाय मिलिट्री ऑफिसर्स often established after a coup. Then we have a system where only one political party is legally permitted to hold power. केवल एक ही पार्टी है जो पावर में आ सकती है, जैसा कि चाइना में है चाइनीज पीपल पार्टी, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे वन पार्टी रूल। वन पार्टी रूल गवर्नमेंट। वन पार्टी रूल वाज एनफोर्स्ड इन द कंट्री फॉर डिकेड्स, स्टिफलिंग पॉलिटिकल ओपोजिशन।
इसके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, सिंगल पार्टी सिस्टम। देन ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिलीजियस टेक्स्ट और क्लर्गी डोमिनेटेड लॉ मेकिंग। ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिलीजियस टेक्स्ट और क्लर्गी डोमिनेटेड लॉ मेकिंग। इसके लिए थियोक्रेसी भी हो सकता है एक वर्ड, बट इसके लिए एक और वर्ड है, कैनोनोक्रेसी। कैनोनोक्रेसी, कैनोनोक्रेसी का ये जो रूट वर्ड है दो, इसके अंदर क्या है, एक तो कैनन्स और दूसरा है क्रेसी। कैनन्स मतलब कुछ ऐसे प्रीचिंग कि इसके अकॉर्डिंग ही देश चलना चाहिए। तो इसके लिए क्लरिकल रूल भी आप यूज कर सकते हैं, थियोक्रेसी भी यूज कर सकते हैं। इन सम कंट्रीज कैनोनोक्रेसी governs the political and legal system based on religious doctrines. So canon is also called as a doctrine. Then a system in which leadership is given to those with skill, talent and education. तो ऐसे क्रेसी को क्या कहेंगे, जिसमें जिसके पास स्किल है, टैलेंट है, एजुकेशन है, उसको उसके पास पावर होती है, उसके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। तो ऐसे में ऐसी गवर्नमेंट को कहेंगे मेरिटोक्रेसी, मेरिट बेस्ड गवर्नमेंट, मेरिटोक्रेसी। Then we have a government in which citizen vote on each law and policy themselves, जिसमें कोई भी लॉ बनने के लिए, कोई भी पॉलिसी बनने के लिए जो लोग हैं वो डायरेक्ट वोटिंग करें। मतलब एक होती है इनडायरेक्ट गवर्नमेंट, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कि हमने किसी को चुना और फिर वो हमारे लिए लॉज बना रहे हैं। बट अगर ऐसा हो कि लोग सीधा ही वोट कर रहे हैं एक लॉ के पास होने में, तो ऐसे केस में उसे कहेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये स्विट्जरलैंड के कैंटोन्स में कई बार देखा होगा आपने, वहां पे स्वॉर्ड, जो तलवार है, उसको लहरा के बताते हैं कि यस मैं इसके फेवर में हूँ या अगेंस्ट में हूँ। तो ऐसे केस में एक लोग इकट्ठा होते हैं ग्राउंड के अंदर, वो डिसाइड करेंगे कि लॉ बनना चाहिए कि नहीं। उसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। द गवर्नमेंट विच विद बोथ ए सिंबॉलिक मोनार्क एंड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ब्रिटेन, जिसके अंदर सिंबॉलिक मोनार्क भी है। डी फैक्टो जो पावर है वो किसके पास है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास में। और डी जूरे कौन है, मोनार्क, राजा या रानी। तो ऐसे केस में ऐसी सरकार को कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रिटेन, और साथ में मोनार्की भी है। तो इसके लिए कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या पार्लियामेंट्री मोनार्की या लिमिटेड मोनार्की। द यूनाइटेड किंगडम follows a constitutional monarchy where the monarch's role is largely ceremonial. Then we have a system in which all governing power resides in a central authority. एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारी पावर सेंट्रल अथॉरिटी के पास होती हैं, पावर डिस्पर्स नहीं होती हैं, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होती हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं आप, यूनिटरी गवर्नमेंट। इंडिया इज अ फेडरल गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर रिसाइड इन द सेंटर इज यूनिटरी गवर्नमेंट। और इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जा सकता है, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट या सेंट्रलाइज्ड रूल। Then structure of governance where power is constitutionally divided between center and state. अगेन इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे फेडरलिज्म, फेडरलिज्म जो कि इंडिया है। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। देन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वेयर रिलीजियस अथॉरिटी सुपरसीड सिविल अथॉरिटी। रिलीजियस अथॉरिटी सुपरसीड सिविल अथॉरिटी। रिलीजियस अथॉरिटीज का जो डिसीजन मेकिंग जो है उसके अंदर ज्यादा से होता है रेदर देन सिविल अथॉरिटीज। तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, रिलीजियस गवर्नमेंट कहेंगे या चर्च स्टेट रूल कहेंगे। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है हीरोक्रेसी। हीरोक्रेसी इन एंशियंट इजिप्ट में ऐसा हुआ करता था। हीरोक्रेसी वाज द बेसिस ऑफ गवर्नेंस वेयर प्रीस्ट हेल्ड द सिग्निफिकेंट पावर। देन वी हैव सीजर ऑफ पावर और रूल विदाउट लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। सीजर ऑफ पावर, तो ऐसे केस में जब मिलिट्री सीज कर लेती है पावर को, तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कू, COUP, कू या ओवरथ्रो। बट इसके लिए एक और वर्ड है असरपेशन। असरपेशन इज द राइट वर्ड, जहां पे अशर्प का मतलब होता है एक डोमेन से दूसरे डोमेन में घुस जाना, मतलब किसी का डोमेन नहीं, जैसे जुडिशरी अशर्पिंग इन द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो इसके लिए वर्ड यूज सकते हैं असरपेशन। सिस्टम वेयर डिसीजन मेकिंग लाइज विद टेक्निकल एक्सपर्ट रेदर देन इलेक्टेड ऑफिशियल। टेक्निकल एक्सपर्ट के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। तो ऐसे केस में हालांकि जो टेल वर्ड है वो क्रेसी ही होगा, यहाँ पे वर्ड हो जाएगा टेक्नोक्रेसी। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूल इज डिटरमाइंड बाय मॉब इम्पल्स और क्राउड इमोशन। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूल इज डिटरमाइंड बाय मॉब इम्पल्स और क्राउड इमोशन। तो इसके लिए आप कुछ भी याद नहीं आ रहा तो सीधा लिख सकते हैं मॉब रूल या क्राउड बेस्ड गवर्नेंस, या इसके लिए एक वर्ड है ओक्लोक्रेसी। ओक्लोक्रेसी
Ochlocracy is the right word for this expression, the form of government where rules is determined by mob impulse or crowd emotion. Then we have political system in which all property is owned and controlled by the state, जैसा कि सोवियत यूनियन में हुआ करता था। मार्क्स की बात अगर आपको याद आ रही हो, तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं? उस सिस्टम को कम्युनिज्म कहते हैं। कम्युनिज्म, कम्युनिज्म इज अ पॉलिटिकल सिस्टम इन ऑल पार्टी और प्रॉपर्टी इज ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. Then we have a form of government where the state control most aspect of life, including personal freedom and suppression of dissent. ऐसे केस में क्या कहेंगे? अगेन, जब भी डिसेंट का सप्रेशन हो तो आप कहेंगे अथॉरिटेरियनिज्म या डिक्टेटरशिप या डेस्पोटिज्म. तो इसके लिए राइट वर्ड क्या है? अथॉरिटेरियनिज्म. The government or political party based on rule of law and protection of individual freedom and rights. इसके लिए आप सीधा डेमोक्रेसी भी यूज कर सकते हो, बट अगर आप इस डेमोक्रेसी के आगे प्रीफिक्स लगा दें लिबरल डेमोक्रेसी, तो ये इस एक्सप्रेशन को अप्रोप्रिएटली सिग्निफाई कर रहा है. A government or political system based on rule of law and protection of individual freedom and right. तो इसे कहेंगे लिबरल डेमोक्रेसी. इंडिया इज अ लिबरल डेमोक्रेसी. Then a situation in which a small group of rulers elite control a country but justified its rules with claim of popular support. एक ऐसी डेमोक्रेसी जो दिखने के लिए डेमोक्रेसी है, हालांकि कंट्रोल कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एलिट्स करता है, बट वो ऐसा दिखाता है कि हमारे पास पॉपुलर सपोर्ट है. तो ऐसे केस में इसे कह सकते हैं इल्यूजनरी डेमोक्रेसी, इल्यूजरी डेमोक्रेसी या शाम डेमोक्रेसी, या आप कह सकते हैं सूडो. सबसे बेस्ट वर्ड होगा सूडो डेमोक्रेसी. Pseudo democracy. The nation claimed to be a democracy, but it was in fact a pseudo democracy where elites held all the power. Then change in appearance to deceive or hide the identity. यहां तक हो गया हमारी क्रेसीज के बारे में बात, गवर्नमेंट्स के बारे में बात. अब अगेन आ गए हैं जनरल स्टेटमेंट्स के ऊपर. चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और हाइड द आइडेंटिटी. तो ऐसे केस में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके लिए वो है डिस्गाइस या कंसीलमेंट. जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं उनकी ड्रेस आप देखते होंगे, वो मिलती जुलती है नेचर से. जहां वो रहते हैं वो दिखे ना दुश्मन को, तो उसे यूज कर सकते हैं कैमोफ्लॉग, कैमोफ्लैग. ठीक है. तो बट यहां जो वर्ड यूज करना है वो है डिस्गाइस. वन हु हेट्स पीपल, या बताओ मेरे को, मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ, इसके लिए जो वर्ड है वो है मिसांथ्रोप. देन ए पर्सन ऑफ ग्रेट लर्निंग इन सेवरल लैंग्वेज, जिसको बहुत सारी लैंग्वेज बोलनी आती हो. मैंने शायद आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव को 11 लैंग्वेज आती थी, और उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं पॉलीग्लॉट. पॉलीग्लॉट या लिंग्विस्ट या मल्टीलिंगुअल, बट पॉलीग्लॉट इज द करेक्ट वर्ड. टू सेंड समवन बैक टू हिज ओन कंट्री, टू सेंड समवन बैक टू हिज ओन कंट्री. तो यूएसए ने क्या किया? अभी बहुत सारी कंट्रीज के जो नेशनल्स थे उनको डिपोर्ट कर दिया. डिपोर्ट भी कर सकते हैं, पेट्रिएट भी कर सकते हैं. रिपेट्रिएट इज द राइट वर्ड. रिपेट्रिएट या रिटर्न, रिटर्न भी लिख सकते हैं, बट दिस इज नॉट द राइट वर्ड. द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिपेट्रिएट द सिटीजन हु हैड बीन स्ट्रैंडिंग अब्रॉड ड्यूरिंग द क्राइसिस. देन वी हैव एक्ट ऑफ शोइंग डिसरेस्पेक्ट टुवर्ड्स सेक्रेड थिंग्स. जो आपकी धार्मिक चीजें हैं उनके खिलाफ में डिसरेस्पेक्ट या भगवान के बारे में कुछ ऐसा बोलना. ऐसे केस में इसके लिए एक वर्ड होता है, उसे बोलेंगे आप ब्लेस्फेमी. Blasphemy. The artist's work was accused of blasphemy due to his controversial religious theme. Then we have one who has an over exaggerated feeling of being important. जो अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हो. ईगोटिस्ट भी इसके लिए एक वर्ड है. ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट नहीं, ईगोटिस्ट या सेल्फ सेंटर्ड पर्सन. बट इसके लिए जो बेस्ट वर्ड है वो है नार्सिसिस्ट. नार्सिसिस्ट. हिज नार्सिसिज्म वाज एविडेंट इन हिज कंसेंट नीड फॉर एडमरेशन. हर समय उसको चाहिए कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, ऐसा बोले लोग. तो ऐसा पर्सन क्या होता है? नार्सिसिस्ट. द स्टडी ऑफ इलेक्शन. इलेक्शन की स्टडी को क्या कहते हैं? इलेक्शन की स्टडी को क्या कहते हैं? वोटिंग बिहेवियर भी कह सकते हैं, बट इसके लिए जो करेक्ट वर्ड है वो है स्फेओलॉजी. स्फेओलॉजी, स्फेओलॉजी, PSEPH, स्फेओलॉजी. Spheology provides valuable insight into voting patterns and electoral outcomes. तो ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. स्टडी ऑफ इलेक्शंस क्या कहा जाता है? स्फेओलॉजी.
देन एवरेज इन अमाउंट, इंटेंसिटी, क्वालिटी और डिग्री। जो बहुत एवरेज हो हर चीज में तो उसके लिए ऑब्वियसली एक वर्ड होता है एवरेज, या टेम्परेट, या एक इंपॉर्टेंट वर्ड है मॉडरेट, जो आपने कई बार सुना है, लिखा है, देखा है। बट ऐसे जब क्वेश्चन सामने आता है तब याद आना चाहिए मॉडरेट, द वेदर टुडे इज मॉडरेट, नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड। देन मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट एंड ट्रिफलिंग। किसी चीज को कमतर दिखाना, डाउन प्ले करना। तो ऐसे केस में आपने क्या वर्ड यूज करना है? जब कोई चीज बहुत ही कम इंपॉर्टेंस की होती है तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं ट्रिवियल, दिस इज ए ट्रिवियल इंफॉर्मेशन। तो ऐसे अगर किसी चीज को कमतर आंकना हो, कमतर उसकी वैल्यू करनी हो, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे ट्रिवलाइज। ट्रिवलाइज, ट्रिवलाइज इज द राइट वर्ड। देन एन इवेंट और ग्रुप ऑफ इवेंट अकरिंग एज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस, पार्ट ऑफ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में कुछ इवेंट हुए जा रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? एपिसोड। ऑब्वियसली आप देखते हैं कि पहला एपिसोड, सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड, द एपिसोड इन द सीरीज वाज बोथ ड्रामेटिक एंड एनलाइटनिंग। द इवेंट ऑफ ग्रुप ऑफ इवेंट्स अकरिंग एज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में मूवी चलती है, आपकी एक सीरीज चलती है। देन बायस इन फेवर ऑफ समथिंग, किसी तरफ बायस हो जाना, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए आप कह सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर जो हाफ है उसकी तरफ आप इंक्लाइंड हो गए, इंक्लाइंड, इंक्लिनेशन। Inclination is a right word, but more appropriate word is prediction. Prediction. Prediction is the right word to express this sentence, a bias in favor of something. Then short statement expressing a general truth. एक statement जिसमें general truth के बारे में बताया गया, तो आप इसे कह सकते हैं saying या proverb या maxim. Maxim ये भी आपने कई बार सुना होगा, the old maxim. Actions speak louder than words is still relevant today. देन वी हैव हैविंग और डिस्प्लेइंग एन ओवरली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल हो किसी चीज के लिए तो ऐसे पर्सन को कहते हैं आप बहुत जजमेंटल हो तुम। जजमेंटल या क्रिटिकल या डिसअप्रूविंग, हर जजमेंटल एटीट्यूड मेड इट डिफिकल्ट फॉर दोज टू अप्रोच हर, मेड इट डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अप्रोच हर। सो इसके लिए क्या वर्ड होगा? जजमेंटल। हैविंग और डिस्प्लेइंग एन ओवरली क्रिटिकल पॉइंट, हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाना मतलब जजमेंटल। Then we have express a proposition, theory, etc. in a clear or definite terms. बहुत ही क्लियरली किसी प्रोपोजिशन को, थ्योरी को समझा देना। ऐसे जो एक्सप्रेशन होते हैं उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? एनंशिएट, एनंशिएट। she made she made sure to enunciate his points clearly during the presentation. enunciate, pronounce, articulate भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। a recently dead person in question, recently dead। तो ऐसे न्यूज़पेपर में आपने कई बार पढ़ा होगा द डिसीज्ड, डिसीज इज द राइट वर्ड, डिपार्टेड, लेट, लेट श्री एक्स वाई जेड। सो द राइट वर्ड इज डिसीज्ड, जो रिसेंटली जिसकी डेथ हुई है। द डिसीज्ड हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लीगेसी ऑफ काइंडनेस एंड जेनरसिटी। टू एले द सोरो और ग्रीफ, किसी को कुछ नुकसान हुआ है, किसी के घर में कुछ हानि हुई है तो उसको जाके आप कंफर्ट करते हैं, सूथ करते हैं। तो ऐसे के लिए क्या वर्ड यूज करना चाहिए? कंसोल। कंडोलेंसेस देते हैं तो कंसोल करते हैं आप। शी ट्राई टू कंसोल हिज फ्रेंड, शी ट्राई टू कंसोल हर फ्रेंड आफ्टर द लॉस ऑफ हर पेट। टू टीच अ पर्सन टू एक्सेप्ट ए सेट ऑफ बिलीव अनक्रिटिकली, एक पर्सन को सिखाना कि हमने जो बताया है वही सही है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना, जाके बस बम फोड़ देना है। तो ऐसे केस में आप क्या कहेंगे? ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश एक वर्ड है, इसके लिए एक और भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है इंडोक्ट्राइनेट। इंडोक्ट्रिनेट, indoctrinate. The regime sought to indoctrinate the youth with its ideology. Indoctrinate या brain wash कर देना. To teach a person to accept a set of belief uncritically. Without any question आपको हमारी बात माननी है, इसका मतलब I am indoctrinating you. Then action of making amends for wrong doing one has done, ये हमने पहले भी पढ़ा था। इसके लिए जो वर्ड है reparation, reparation या compensation या restitution. The country made reparation for the damage caused during the war. Then a person involved in a lawsuit, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, आ सकता है
इसके लिए एक वर्ड है जो कोर्ट्स में यूज किया जाता है, दैट वर्ड इज लिटिगेंट। देन वी हैव टू हैव ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल अफेक्ट ऑन। स्ट्रॉन्ग इमोशन मतलब ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से आप उबर नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब उस इंसिडेंट ने आपको ओवर पावर कर लिया है, स्टन कर दिया है, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होगा? ओवरवेल्म। ओवरवेल्म। द न्यूज ऑफ हर प्रमोशन seemed to overwhelm her with joy. To show approval or praise by clapping, तालियां बजा के अप्रूवल शो करना। ए से वर्ड शुरू होता है, आप सबको पता है, इसका मतलब है अपलाउड। अपलाउड। The audience rose to applaud the performance after the stunning performance. Then a person who is working in the same institution, साथ में काम करने वालों को क्या कहते हैं? कोवर्कर कह सकते हैं, एसोसिएट कह सकते हैं, या कलीग भी कह सकते हैं। और कलीग ही कहेंगे आप, बिकॉज दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन अमंग दीज थ्री वर्ड्स। शी हैज बीन वर्किंग क्लोजली विद हर कलीग्स ऑन द न्यू प्रोजेक्ट। देन वी हैव बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, एक ही पीरियड पे दो राजा रहे हों तो उनके लिए क्या कहेंगे? दैट फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई आर द टू किंगडम्स एट द सेम टाइम इन द हिस्ट्री, तो उसके लिए आप कहेंगे एक्स इज कंटेम्पररी टू वाई। कंटेम्पररी, दे वर कंटेम्पररी आर्टिस्ट, कंटेम्पररी किंग्स, किंगडम्स। तो दिस इज द राइट वर्ड, और आप कई बार इसको पढ़ते भी हैं। देन वन हु लिसन सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, द वन हु लिसन्स, छुप के दूसरों की बातें सुनता है, ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे? ऐसे पर्सन के लिए एक वर्ड है ईव्सड्रॉपर। ईव्सड्रॉपर। ईव्सड्रॉपर, that your brain is eavesdropping all the time on your internal conversation, जो आप अंदर बात करते हैं उसके बारे में each and every cell of your body is eavesdropping, तो इसी तरीके से फिर आप बिहेव करेंगे। The eavesdropper overheard their plans and quickly informed the authorities. किलिंग ऑफ ए रेस, किसी एक रेस को ही खत्म कर देना, इसके लिए एक वर्ड होता है जेनोसाइड। जेनोसाइड या मास मर्डर या एथनिक क्लिंसिंग। The genocide during World War II remains one of the most tragic event in the history. उसके बाद आपके लिए वर्ड है obsession with books, बहुत ज्यादा किताबों का obsession, बहुत ज्यादा किताबें रखना, पढ़ना, कलेक्ट करना, तो ऐसे पर्सन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? बिब्लोमेनिया। बिब्लोमेनिया, obsession with book, bibliomania. Bibliomania, his bibliomania led him to collect rare and antique books from around the world, या book obsession भी आप यूज कर सकते हैं, but this is the right word. That which cannot be averted, that which cannot be averted, जिसको टाला ही नहीं जा सकता, उसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे unavoidable या certain, या एक इंपॉर्टेंट वर्ड है that is inevitable. The inevitable conclusion was the project could be delayed. This is an inevitable situation. This was an inevitable situation. The war is inevitable. तो इसके लिए कई जगह इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। A thing no longer in use, ऐसी चीज जो अब काम में नहीं आती है, उसके लिए आप यूज करेंगे extinct या outdated, या एक वर्ड है जो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, obsolete. Obsolete. Old technologies are now obsolete. Narrow stretch of land connecting two large bodies of land. Narrow stretch of land connecting two large bodies of land. अगर कोई ऐसे देश है या उनको उसको कोई ऐसे जमीन जोड़ती है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? ज्योग्राफी की टर्म है, इसको कहेंगे इस्थमस। इस्थमस, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इस्थमस। द इस्थमस ऑफ पनामा कनेक्ट्स नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। One who sneers at the aims and beliefs of his fellow men. One who sneers at the aims and belief of his fellow men. ये भी हमने कई बार पढ़ लिया। अब मुझे बताओ इसका उत्तर क्या होगा? जो दूसरों के अपने साथ में जो काम कर रहा है, चाहे आपकी गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी सोसाइटी हो, या आपका इंस्टीट्यूशन हो, उन सबके ऊपर बहुत शक करता है, तो ऐसे केस में उस पर्सन को क्या कहेंगे? साइनिक, या आप यूज कर सकते हैं स्केप्टिक या पेसिमिस्ट, but cynic is the right word. Next is a job carrying no salary, ऐसा काम जिसमें कोई सैलरी नहीं मिलती हो,
तो आपने एनजीओ के पर्सपेक्टिव में ये वर्ड सुना होगा कि वॉलेंट्री तरीके से कोई काम कर रहा है, तो इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं आप, वॉलेंट्री। या एक बहुत ही बेसिक वर्ड, अनपेड। बट जो इसके लिए राइट वर्ड है वो है ऑनरेरी। ऑनरेरी, ऑनरेरी मतलब केवल ओनर में दिया गया पद है, उसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलती है। ही वॉज अपॉइंटेड एज द ऑनरेरी चेयरपर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन वी हैव हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट। हार्ड वर्किंग और डिलीजेंट के लिए क्या कहेंगे? ये एग्जैक्टली हमने सिनोनिम में देखा था। ये एक वर्ड है, उसके सिनोनिम क्या होंगे? हार्ड वर्किंग और डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, परसिस्टेंट। तो उसके लिए क्या वर्ड होगा? sedulous. Sedulous is the right word. Her sedulous efforts paid off when she earned a promotion. Then we have act of setting free from bondage of any kind. किसी भी तरह के बॉन्डेज से फ्री हो जाना, इसे क्या कहेंगे? इसके लिए जो बेसिक वर्ड है वो है फ्रीडम, लिबरेशन। बट एक एडवांस इंग्लिश वर्ड है वो है एमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन, emancipated, slaves को छोड़ देना। The emancipation of slaves was a pivotal moment in American history. Then shady fertile place in a desert. ये राजस्थान के पर्सपेक्टिव से आप मेरे को बताएं कि डेजर्ट के बीच में अगर कोई फर्टाइल जगह है तो उसे आप क्या कहते हैं? तो ये बात तो आपको पता होगी कि उसे ओएसिस कहते हैं। ओएसिस, ओएसिस। The travelers found an oasis in the desert to rest and replenish their supplies. That which can be believed, जिस पे विश्वास किया जा सके। तो इसके लिए हमने दो वर्ड देखे थे। एक तो आप जानते हैं कि इसी से निकल के आता है बिलीवेबल, बट ये आपको यूज नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक इसके लिए वर्ड है प्लॉसिबल, प्लॉसिबल। और एक और वर्ड इसके लिए है, जनरली हम यूज करते हैं, क्रेडिबल, क्रेडिबल। द विटनेस क्रेडिबल टेस्टिमनी हेल्प सिक्योर द कन्विक्शन। देन वी हैव प्रोवाइडिंग रिलीफ, प्रोवाइडिंग रिलीफ। आपको ध्यान होगा हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल गवर्नर्स के पास में एक पावर होती है जिसे पार्डनिंग पावर कहते हैं। तो उसमें वो रिलीफ देते हैं किसी जो विक्टिम होता, विक्टिम नहीं, जो एक्यूज्ड होता है या कन्विक्ट होता है। कन्विक्ट, कन्विक्ट इज द राइट वर्ड, क्योंकि उसकी सजा दे दी गई है बाय द कोर्ट। तो कन्विक्ट को रिलीफ दिया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट और बाय द गवर्नर। तो उसे जनरली हम कहते हैं पार्डन, पार्डनिंग पावर। या आप कह सकते हैं डिले, बट इसके लिए एक और राइट वर्ड है, उसे कहेंगे रिप्राइव, रिप्राइव। द जज ग्रांटेड और द प्रेसिडेंट ग्रांटेड द डिफेंडेंट ए टेम्पररी रिप्राइव फ्रॉम एग्जीक्यूशन। देन फिलोसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबाउ वंस ओन। फिलोसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर, दूसरे की भलाई देखना, मतलब अपने से पहले दूसरे के वेलफेयर के बारे में सोचने वाला पर्सन क्या होगा, इस फिलोसफी को क्या कहते हैं? तो ऐसे पर्सन के लिए हमने एक वर्ड यूज किया था, एल्ट्रुइस्ट। और ऐसी फिलोसफी को कहेंगे एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म। या इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं सेल्फलेसनेस या बेनेवोलेंस। ये भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। एल्ट्रुइज्म मोटिवेट्स इंडिविजुअल टू वॉलंटियर फॉर सोशल कोज। देन वी हैव अ पर्सन हु इज न्यू टू प्रोफेशन। किसी प्रोफेशन में नया कोई जाता है तो उसको क्या कहेंगे? न्यू से आप निकल के एक वर्ड निकल के आता है न्यू कमर। या जो शुरुआत करने वाला होता है उसको कह सकते हैं बिगिनर। बट इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है, करेक्ट वर्ड है, वो है नोविस या नोवॉइस। एज ए नोवॉइस इन द फील्ड ऑफ लॉ शी स्ट्रगल्ड विद कॉम्प्लेक्स केसेस। या एमेच्योर भी इसके लिए यूज कर सकते हैं, जिसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं उसके लिए कह सकते हैं, बट दिस इज द राइट वर्ड। देन इनडिफरेंस टू पेन एंड प्लेजर। इसके लिए एक फिलोसफी मैंने बताई थी आपको। एक फिलोसफी होती है जिसमें सिखाया जाता है कि चाहे पेन हो या प्लेजर हो, आपको एक ही तरीके से रहना है, आपको एक ही तरीके से रिएक्ट करना है। और इस तरह के पर्सन को स्टोइक कहते हैं, और इस फिलोसफी को कहते हैं स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म, ध्यान रखिएगा, स्टोइसिज्म इज द फिलोसफी विच preach or teach indifference to pain and pleasure.
His stoicism in the face of hardship made him an admirable leader. Then speech delivered without preparation. ये भी हमने पढ़ा था कि अगर कोई स्पीच ऐसी है जिसका प्रिपरेशन बिफोर हैंड नहीं किया गया और उसे विदाउट प्रिपरेशन डिलीवर किया गया, तो ऐसी स्पीच के लिए आप क्या कहेंगे? बैक स्टेज में रिहर्सल करते हैं तो आप कह सकते हैं अनरिहर्स्ड या इम्प्रोम्प्टू। आपको अगर याद हो तो ये वर्ड हम देख चुके हैं, इम्प्रोम्प्टू। और इसके लिए एक और वर्ड है, मोर appropriate word is extempore. Extempore. The speaker delivered an extempore address that captivated the audience. The one who is no longer a child but not yet an adult. बच्चा भी नहीं है और एडल्ट भी नहीं है। तो ऐसे जो एज के जो भी पर्सन होते हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? लॉ में वर्ड यूज करते हैं, हमारे पास एक ऐसा लॉ भी है। हम जनरली ऐसे ऐसे जो बच्चे हैं उनको टीनेजर कह सकते हैं, बट हम लो की भाषा में अगर देखें तो इन्हें कहेंगे अडोलसेंट। अडोलसेंट, द अडोलसेंट एज इज अ चैलेंजिंग फेज ऑफ ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी। देन वी हैव ए पर्सन मोटिवेटेड बाय irrational enthusiasm. A person motivated by irrational enthusiasm. ऐसे पर्सन के लिए आप दो तीन वर्ड यूज कर सकते हैं। पहला एंथुजियास्ट यूज कर सकते हैं, बट जो राइट वर्ड है वो है फैनेटिक। फैनेटिक इज द पर्सन हु इज मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुजियाज्म। द फैनेटिक सपोर्टर्स कैंपेन फॉर द यूज ऑफ ग्रेट इंटेंसिटी, ऑफन डिसरिगार्डिंग रीजंस। मतलब लॉजिक के बारे में नहीं सोचते वो, इरेशनली उनके अंदर एक पैशन होता है किसी चीज को फॉलो करने का। ए पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुजियाज्म। इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, वो है जीलियट या एंथुजियास्ट। एंथुजियास्ट। Then we have that cannot be expressed in words. That cannot be expressed in words. जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसे आप कहेंगे ineffable. Ineffable, ये भी हम सिनोनिम में देख चुके हैं, ineffable। तो अगर आप सिनोनिम और एंटोनिम और ये पूरी क्लास कर लेते हैं तो आपके ये 6 क्वेश्चन लगभग पूरे हो जाएंगे। बाई चांस कुछ बाहर से आ जाए तो अलग बात है, और इतना भी याद रख लेंगे तो आप अच्छी तरह से यहाँ पे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इनएफेबल, इनएफेबल इज विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, या इसके लिए बोल सकते हैं इन अनअटरेबल। अनअटरेबल, जैसे अटर का मतलब होता है बोलना, अनअटरेबल। अनअटरेबल, या एक वर्ड और यूज कर सकते हैं अनडिसर्नेबल या इनडिसर्नेबल। इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, बट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इनएफेबल। द ब्यूटी ऑफ सनसेट वॉज इनएफेबल, लिविंग एवरीवन स्पीचलेस। देन ए लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू ए लार्ज असेंबली। इसका मुझे बताओ, ये भी इसी क्लास में आ चुका है या इससे पहले वाली में? एक ऐसी लेंदी और एग्रेसिव स्पीच जो बहुत बड़ी ऑडियंस को दी गई हो, उसे आप क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे हैरांग। Harangue. The politician gave a harangue that lasted for an hour. The politician gave an harangue that lasted for long, criticizing the opposition. So the right word is harangue. Then the belief that everyone is equal and should have the same rights and opportunity. सब बराबर हैं और सबको बराबर राइट होने चाहिए, इस तरह का जो बिलीव है उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक वर्ड है जो अगेन आप पॉलिटी में, सोशल जस्टिस में बहुत बार देखते हैं। उसके लिए वर्ड होता है इजैलिटेरियन। इजैलिटेरियन या इजैलिटेरियनिज्म। और ऐसा पर्सन जो होता है उसे भी इजैलिटेरियन कहेंगे, जो ये सोचता है कि सब इक्वल हैं और सबको बराबर राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए। द पर्सन हु ओपोज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। एक ऐसा पर्सन जो कहता है कि लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए और मिलिट्री फोर्स नहीं यूज करना चाहिए, आप डायलॉग से जो भी मुद्दे हैं उनका सॉल्यूशन करें। तो ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे? पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट या पीस मेकर भी कह सकते हैं, पीस मेकर।
Then we have incapable of feeling tired and exhausted. Incapable of feeling tired and exhausted, जो कभी थकता ही नहीं है, एग्जॉस्ट होता ही नहीं है, उसके लिए क्या कहेंगे? टायरलेस। और इसके लिए एक अलग इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जैक्टली इसी एक्सप्रेशन को सिग्निफाई करता है, एंड दैट इज इंडेफिटिगेबल। इनडिफटिगेबल, इनडिफटिगेबल, फटीग का मतलब होता है थकना, तो इनडिफटिगेबल is the right word for this expression, incapable of feeling tired and exhausted. Then we have constant effort to achieve something, लगातार किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी ड्रीम को अचीव करने के लिए लगे रहना, इसके लिए क्या वर्ड होगा? इसके लिए एक वर्ड हो सकता है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस। और मोर अप्रोप्रिएट वर्ड शुड बी परसिवरेंस। थ्रू परसिवरेंस शी ओवरकेम मैनी ऑब्स्टिकल्स टू अचीव हर ड्रीम्स। देन ए प्लान रूट और जर्नी, आपने घर से निकलने से पहले एक प्लान बनाया कि मुझे यहाँ जाना है, फिर वहां जाना है घूमने के लिए, तो इस प्लान को क्या कहते हैं? इसे ट्रेवल प्लान कह सकते हैं, स्केड्यूल कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट द राइट वर्ड। इसके लिए जो अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा इटिनररी। इटिनररी, ये आपने कई बार सुना होगा। व्हाट इज योर इटिनररी फॉर योर ट्रेवल स्केड्यूल? ट्रेवल स्केड्यूल आपका क्या है? द ट्रेवल एजेंसी प्रोवाइडेड ए डिटेल इटिनररी फॉर द ट्रिप टू यूरोप। देन प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत ज्यादा ऑफिशियल ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटी है, उसके लिए आप एक वर्ड यूज करते हैं, और वो वर्ड है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। द प्रोजेक्ट वाज डिलेड ड्यू टू एक्सेसिव रेड टेपिज्म in the approval process. Then we have a person who looks at the brighter side of things. As you all know, such a person can be called as optimist. Optimist जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव थिंकर, होपफुल पर्सन। An optimist, as an optimist, he always found silver linings even in the most difficult situation. To die without making a will, हमने देखा था कि जो विल बना के जाते हैं, या विल के लिए ही एक वर्ड था हमारा, कि ऐसा डिक्लेरेशन जो मरने से पहले किया जाता है अपनी प्रॉपर्टी के जो एलोकेशन है उसके लिए। बट ये विल बनाए बिना ही कोई मर जाए, जिसकी डेथ हो जाए, तो ऐसे केस में क्या कहा जाएगा? तो इसके लिए कहेंगे इंटेस्टेट। दिस इज अगेन ए लीगल वर्ड, इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का मतलब द पर्सन डाइड विदाउट मेकिंग ए विल। When he passed away intestate, his family had to deal with complex legal proceedings. A person who agrees to work for somebody in order to learn a skill. A person who agrees to work for somebody. कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग सीखने के लिए बिना किसी सैलरी के काम करते हैं। A person agrees to work for somebody in order to learn a skill. तो ऐसे केस में आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं ट्रेनी। जो ट्रेनी ऑफिसर्स होते हैं, या उस टाइम उनको कम सैलरी मिलती है, या किसी लीगल प्रोफेशन में ट्रेनी है, किसी इंडस्ट्री में ट्रेनी है, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस। देन वी हैव वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर। ऐसा जो फ्यूचर के बारे में प्लान करने के लिए सोचता ही नहीं है, बहुत ज्यादा केयरलेस है फ्यूचर को लेके, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं रेकलेस, या थॉटलेस भी कह सकते हैं, बट आप कहेंगे नहीं क्योंकि एक और अच्छा वर्ड हमारे पास है थॉटलेस। जो करेक्ट वर्ड इज improvident. Improvident. Improvident is the right word. Okay. Then to free someone from all blames, किसी को सभी दोषों से मुक्त कर देना, इसके लिए हमने पढ़ा एक्विट हो सकता है, एक्विट, या एब्सोल्ड, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं हम इनके लिए। और तीसरा जो वर्ड है वो है एक्सोनरेट। exonerated from all charges. Exonerated. The evidence presented in the court helped to exonerate the defendant of all charges. Then we have a branch of medical sciences which deals with the problems of old. जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, elderly care,
या एजिंग मेडिसिन, उस पे जो रिसर्च करते हैं, उसको डील करते हैं, उस मेडिकल साइंस की ब्रांच को क्या कहते हैं? इसके लिए एग्जैक्टली एक ही वर्ड आपको याद रखना है, जेरिएट्रिक। Geriatric. The hospital has a specialized geriatric department to address the unique needs of senior citizens. Then we have something that is difficult to understand. एक ऐसी बात, ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसी फिलोसफी जो समझने में बहुत मुश्किल हो, तो उसे कहेंगे आप इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल विच कैन नॉट बी कॉम्प्रिहेंडेड, मतलब समझ नहीं आ रही है। द इंस्ट्रक्शन वाज वर सो पुअरली रिटन दैट दे वर नियरली इनकॉम्प्रिहेंसिबल। So this is the right word. Then put side by side, especially for comparison और contrast, साथ में रखना comparison के लिए। तो इसके लिए एक वर्ड हमने देखा था, ये वर्ड है juxtapose. Juxtapose. Juxtapose is the right word when we put two things side by side for comparison or contrast. Then we have one who pretends to be what he is not. जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, फ्रॉड या डिसीवर, DECEIVER, डिसीवर। बट हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट हमारे पास एक वर्ड है, इसको कहते हैं इम्पोस्टर। इम्पोस्टर इज अ पर्सन हु प्रेटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। The imposter tried to gain access to the company's resources by pretending to be an executive. Then an error or misprint in printing or writing. Misprint हो जाए प्रिंटिंग में, राइटिंग में, तो उसे क्या कहेंगे आप? मिस्टेक कहेंगे या एरर कहेंगे? दोनों ही बातें यहाँ लिखी हैं। तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है इरेटम। इरेटम, द पब्लिशर इशूड एन इरेटम टू करेक्ट द फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज इन द बुक। द पर्सन एक्सट्रीमली डिजायरस ऑफ मनी, पैसे की बहुत ज्यादा लालसा, तो उसके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, जनरल वर्ड ग्रीडी या कोवेटस। बट इसके लिए एक और वर्ड है एवेरेशियस। Avaricious. Avaricious is the person who is extremely desirous of money. The avaricious businessman focused only on profit, ignoring ethical considerations. Too willing to obey others, जो बहुत ज्यादा आज्ञाकारी हो और दूसरों की बात को बिना किसी क्वेश्चन के मान लेता हो, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। आप यहाँ ओबीडियंट भी कर सकते हैं, बट वो टू विलिंग नहीं होगा। तो ओबीडियंट वर्ड यूज हो सकता है अगर आपको एग्जैक्टली वर्ड नहीं बता दो। तो इसके लिए एक वर्ड होता है सबसर्विएंट। सबसर्विएंट, 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 द असिस्टेंट, द सबसर्विएंट असिस्टेंट ऑलवेज एग्री टू द बॉस डिमांड्स विदाउट एनी क्वेश्चन। सबसर्विएंट। देन वी हैव वन हु कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक, ऐसा जो कभी कोई गलती नहीं करता, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है फ्लॉलेस या अनएरिंग। बट यहां जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो इनफॉलेबल। इनफॉलेबल, इनफॉलेबल साइंटिस्ट वाज रेवर्ड फॉर हिज कंसिस्टेंट एक्यूरेसी इन एक्सपेरिमेंट्स। इनफॉलेबल, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है, तो उसके लिए यूज किया जाता है इनफॉलेबल एविडेंस, जिसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं हो। द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ ए म्यूजिकल और थिएट्रिकल वर्क और द फर्स्ट शोइंग ऑफ ए फिल्म, जो पहली बार दिखाया जाता है, तो ये आपने बॉलीवुड से सीखना ही टर्म। इसके लिए डेब्यूट भी हो सकता है, बट डेब्यूट किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है, या फर्स्ट शो, आप कई बार बोलते हैं फर्स्ट शो देखना है, तो ये दोनों ही वर्ड आपको यूज नहीं करने। इसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रीमियर। द प्रीमियर ऑफ द न्यू फिल्म वॉर अटेंडेड बाय मैनी सेलिब्रिटीज एंड क्रिटिक्स। देन वी हैव ए पर्सन हु इज इजीली डिसीव्ड और ट्रिकल्ड, जो बहुत जल्दी जिसको बेवकूफ बनाया जा सकता है। इसके लिए हमने थोड़ी देर पहले एक वर्ड देखा था, नो वॉइस, बट उसको एक्सपीरियंस नहीं, उसको कहते हैं नो वॉइस। यहाँ एक वर्ड यूज होता है नेव या ट्रस्टिंग, जो बहुत ज्यादा विश्वास करता हो लोगों पे। बट इसके लिए तीसरा और जो इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को जो सिग्निफाई करता है, वो हमने सिनोनिम्स में भी देखा था, गलिबल। द गलिबल टूरिस्ट वर ट्रिक्ड इनटू बाइंग फेक आइटम्स एट हाई प्राइस। देन इंटेंशनल डैमेज टू अरेस्ट प्रोडक्शन, जो जबरदस्ती किसी फैक्ट्री में, किसी इंस्टीट्यूशन में जाके
कई सारे लोग इकट्ठा होकर उसमें डैमेज कर देते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे डिस्ट्रक्शन कहेंगे या वेंडलिज्म कहेंगे? तो नंबर 3 पे ये वर्ड है, नंबर 2 पे ये वर्ड है और नंबर 1 पे है सबोटाज। सबोटाज। द वर्कर्स वर accused of sabotage after halting production on a purpose. इंट्रोडक्टरी पार्ट और लाइंस टू ए डिस्कोर्स और ए प्ले। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, किसी बुक को खोलोगे तो आप उसमें पहला जो पेज होता है उसमें लिखा रहता है ऊपर कि ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें ऑथर बताता है कि बुक किस बारे में होगी या अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं प्रीफेस। और इसके लिए जो जो पहला मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो है प्रोलेग। प्रोलोग भी कह सकते हैं इसको, द प्रोलोग ऑफ द नोवेल सेट द टोन फॉर द इवेंट दैट फॉलोड। देन एट लास्ट वी हैव गिल्टी ऑफ ए क्राइम। मतलब गलती के लिए जिम्मेदार हो, कोई दोषी हो, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल कर सकते हैं बट ये राइट वर्ड नहीं होगा, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कल्पेबल। कल्पेबल, तो वन हु इज गिल्टी ऑफ क्राइम। सो दिस इज हाउ वी हैव completed our one word substitution for an expression। यहां से भी दो क्वेश्चन आएंगे जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, और आप इस क्लास को एक दो बार देख लें, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से रिवीजन कर लें, तो आराम से आप इस सेक्शन को हैंडल कर पाएंगे। सो स्टे कंसिस्टेंट, कीप रिवाइजिंग एंड सक्सेस विल फॉलो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।